Assalamu alaikum, class 7th. How are you all? Students, as you know, we are doing our respiratory system in humans, and we are discussing every organ of respiratory system one by one. हम लंग्स तक पहुंच गए। लंग्स के बारे में हमने डिटेल पूरी पढ़ ली कि लंग्स जो है दो लोब्स हैं हमारे चेस्ट कैविटी में दोनों साइड्स पे, और रिब केज के अंदर वो प्रेजेंट हैं, और हवा की ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम इसके दौरान, मतलब मेन पर्पज़ जो इनका रेस्पिरेशन का ये है। अच्छा जी, अब हम लंग्स के साथ एक और चीज़ रिलेटेड उसको देख लेते हैं। देखिए, वाई डू वी यॉन। यॉन का मतलब होता है जमाई लेना, जो उर्दू में हाँ जमाई लेना ही कहते हैं। वाई डू वी यॉन, जब मतलब कि सांस बहुत लंबी खींचती है और ऊंची ऊंची आवाज़, मतलब नाक मुँह के आगे हाथ रखना पड़ता है। और ये कब होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो उस सेंस में जब हमारे मुँह से लंबी लंबी सांसें निकल रही होती हैं और हम अपने पर कंट्रोल नहीं रख सकते, अपने आप से आवाज़ आ रही होती है, तो वो क्या हो जाते हैं, यॉन। When we are sleepy, the lungs do not take enough oxygen from the air. जब हमें नींद आ रही होती है तो लंग्स को जितनी मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल रही होती। दिस कॉजेज a shortage of oxygen in our bodies. इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। The brain senses this shortage of oxygen, send a message that causes you to take a deep long breath, a yawn. जब हम स्लीपी होते हैं, नींद आ रही होती है, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो ब्रेन ये जब सेंस करता है कि ऑक्सीजन कम आ रही है बॉडी में, तो फिर वो क्या करता है, मैसेज देता है, और मैसेज के बाद क्या होता है कि हमारी एक लंबा सा में सांस आता है जिसको हम यॉन कहते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट अपना जो ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन में आपको वन बाय वन अपने सीक्वेंस पे याद करने हैं। फर्स्ट वन था हमारा नेजल कैविटी, सेकेंड वन फेरेंक्स, थर्ड वन लैरिंक्स, फोर्थ वन ट्रेकिया, फिफ्थ वन ब्रोंकाई, सिक्स वन लंग्स। आज हम सेवन्थ और एट्थ को डिस्कस कर लेते हैं। सेवन्थ वन क्या होगा, यस लंग्स के बाद, लंग्स के अंदर बल्कि ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस होती हैं वो फैली हुई होती हैं पूरे लंग्स के अंदर, और एंड में जाके उनके ऊपर एयर सैक्स लगे होते हैं जिनको हम एल्वेलाई कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एल्वेलाई। ये छोटी छोटी सी थैलियाँ होती हैं जो कि एट द लास्ट एंड्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंकाई की सब डिविजन्स होते होते बहुत ही बारीक टालियाँ बन जाती हैं, इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे छोटी छोटी सी हवा की थैलियाँ सी लगी होती हैं, इनको हम एल्वेलाई कहते हैं। अब देखते हैं एल्वेलाई का फंक्शन क्या होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में ही डायग्राम आ सकती है पूछने के लिए कि ये किस चीज़ की डायग्राम है, कौन सा ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, येस दीज आर द एल्वेलाई। The interior of the lungs is made up of spongy tissues containing many capillaries and around 30 million tiny sacs known as alveoli. जैसे लंग्स के अंदरूनी हिस्से में जो स्पॉन्जी से टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपको हवा भरती है तो फूल जाते हैं, हवा निकलती है तो सिकुड़ जाते हैं। इनके अंदर बहुत सी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज को पता है आपको क्या होते हैं? जी हाँ, कैपिलरीज द शॉर्टेस्ट ट्यूब्स ऑफ ब्लड, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की जो शॉर्टेस्ट ट्यूब्स होती हैं उनको कैपिलरीज कहते हैं। और इनके अंदर मिक्स ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स होते हैं, जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी को सप्लाई होने के लिए फैल जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस लंग्स में निकल के हवा के ज़रिए, सांस के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तकरीबन हमारे पास 30 मिलियन कैपिलरीज के बाद 30 मिलियन एयर सैक्स हैं जो कि दोनों लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, और उनको हम एल्वेलाई कहते हैं। एयर सैक्स में हवा की छोटी छोटी थैलियाँ, जैसे कि आपको डायग्राम नज़र आ रहे हैं, जैसे गोल गोल से बलून छोटे छोटे बने हुए हैं, तो छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं, इनमें हवा भरी होती है, और उसमें एक कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ होता है। These are tiny grapes-like sacs at the end of the respiratory tree. रेस्पिरेटरी ट्री कौन सा था, जो ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई बने। ब्रोंकाई जो है आगे से सेकेंडरी या टर्शियरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हुए, फिर आगे ब्रोंक्यूल्स बन गए। तो हर लंग के अंदर तकरीबन ये ग्रेप लाइक जो अंगूरों की तरह से छोटे छोटे गुच्छे बने होते हैं, जो कि दोनों लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी ट्री के एंड पे मौजूद होते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज अकर्स एट द एल्वेलर लेवल। The air is filled in the alveoli on one side, and the other side is in contact with the bloodstream of blood vessels. Respiratory gases are able to diffuse through the one-cell thick walls of the alveoli. Alveoli helps in the gaseous exchange. अच्छा जी, ये जो होती है गैसेस एक्सचेंज एल्वेलाई के स्टेज पे आकर होती हैं।
ठीक है। गैसियस एक्सचेंज पूछा जाए कहाँ पर होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो हम कहेंगे एल्वियोलर लेवल के ऊपर होती है, जहाँ पर एल्वियोलाई आ जाते हैं। तो चीज़ें हवा भर जाती है तो एक साइड पे क्या हो जाती हैं, ब्लड स्ट्रीम है, पूरा ब्लड की जो कैपिलरीज फैली हुई हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो हवा की थैली है। तो जब हवा अंदर आती है तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ आउट हो जाती है ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वापस चली जाती है ये एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, एक्सचेंज हो जाती हैं गैसेस। जो हम सांस अंदर खींचते हैं, जो सांस हमारे लंग्स के अंदर आती है, फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से होती हुई एल्वियोलर सैक्स में आती है। वहाँ से जब हम सांस बाहर निकालने लगते हैं तो क्या होता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर बॉडी की फूड की ब्रेकेज के बाद निकलती है, वो वहाँ पहुँची होती है, और ऑक्सीजन जो होती है सांस में हम खींचते हैं और लेके जाती है। तो एकदम से जब सांस वापस खाने लगते हैं तो वो एक्सचेंज हो जाती है गैसेस की, ऑक्सीजन चली जाती है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वापस एल्वियोलाई से होती हुई ब्रोंक्यूल से टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर ब्रोंकाई और ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स फेरेंक्स होती हुई नेज़ल कैविटी जो माउथ से बाहर निकल जाती है। और एल्वियोलाई का मकसद मेन क्या है, गैसियस एक्सचेंज कर देना। जी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट जो है ऑर्गन, जिसका फंक्शन क्या है, जी हाँ, जब वो स्ट्रेच हो जाता है तो लंग्स को खुली जगह मिल जाती है फूलने के लिए, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाते हैं। The diaphragm is a muscular structure located between the thoracic and abdominal cavity. Contraction of the diaphragm causes the chest or thoracic cavity to expand, which occurs during inhalation. During exhalation, the release of the diaphragm causes the chest or thoracic cavity to contract. जब सांस अंदर हम खींच के लेके जाते, एक किस्म की शीट है, मसल्स की बनी हुई शीट है, या एक छोटी एक लेयर है जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि हमारे पेट और हमारी जो पूरी बॉडी की रिब केज हड्डियाँ बनी उनके दरमियान में एक लेयर सी बनी हुई है, जो क्या करती है, कंट्रैक्शन जब होती है इसकी, जब कंट्रैक्शन में इसके मसल्स खींच जाते हैं तो ये पूरे हमारे चेस्ट कैविटी को खुला कर देती है। जब हम सांस अंदर खींचते तो इस दौरान ये कंट्रैक्शन होती है इस डायफ्राम की, मतलब कि बिल्कुल सीधी हो जाती है। जब एक्सेल करते हैं तो ये वापस अपनी डोम शेप में वापस आ जाती है। एक किस्म के डोम से बना होता है, गुम्बद सा बना हुआ है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो ये स्ट्रेच होकर बिल्कुल सीधी हो जाती है डायफ्राम की लेयर, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वापस अपनी हालत में चली जाती है, और लंग्स भी जो है सिकुड़ जाते हैं। इस तरह से हमारा तमाम ऑर्गन जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमने एक एक ऑर्गन को डिटेल में पढ़ लिया। इंशाल्लाह हम इन सब के बारे में आप दोबारा से रीडिंग कीजिए, हर एक का नाम स्पेलिंग याद कीजिए, उनके फंक्शन को याद रखिए। कल हम इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता कैसे। वैसे मैं साथ आपको सारा एक्सप्लेन करती चली गई हूँ कैसे होता है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, उसको हम डिटेल में कल स्टडी करेंगे ताकि आपको पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।